सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करें, और ये कला सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो टॉप करते हैं, जो मोर देन 90% लाते हैं, उन्हें क्वेश्चन का आंसर भी आता है और आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी आता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूं कि साइंस में अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर शीट पर कितना बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहली चीज तो साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है। पहला प्रेजेंटेशन वहीं से इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन साफ सुथरा लिखने के बाद और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आंसर शीट सही तरीके से प्रेजेंटेबल लगेगी और एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको देकर ही रहेगा। और जब आप फुल मार्क्स हर क्वेश्चन में लाओगे तो ऑटोमेटिकली फुल स्कोर ले आओगे और ओवरऑल परसेंटेज आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैं बताता हूं आपको कि किस क्वेश्चन में कैसा आंसर प्रेजेंट करना है। और आइए आपके सैंपल पेपर में भी बताया गया है ना। जैसे कि अगर आपसे साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे ही आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपने इसको पढ़ा और अब इसका आंसर आप आंसर शीट पर लिखने जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? तो अगर आप सैंपल पेपर ध्यान से देखोगे तो सैंपल पेपर में यह बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लगता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर है फूड वेब, ठीक है। और आपका भी अगर आंसर फूड वेब है तो आप 8 लिखोगे। तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 लिखना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 1, ठीक है। और आंसर 1 का ऑप्शन लिखना है जो आपको सही लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है तो उसके कारण क्या बनता है, फूड चेन की फूड वेब बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फूड वेब, है ना। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है और ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है, ठीक है। लेकिन यहां मैं आपको एक पॉइंट ये दिमाग में डालूंगा कि ऑप्शन लिखने के बाद ये ऑप्शन को पूरा लिखना बाद में लिखना, मतलब कि जब आपने पूरा पेपर कर लिया हो तो अगर समय बचे तो इसको लिखना, क्योंकि इसको लिखने में समय लगेगा। क्योंकि आपको 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, बाकी 4 तो असर्शन रीजन है ना। तो अगर आपको ऑप्शन लिखकर पहले छोड़ दो, जैसे आपको लगता है कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो आपने आंसर 1 ए लिख दिया, बाकी आगे स्पेस छोड़ दो, ठीक है। अब पूरा पेपर कर डालने के बाद यानी आपने लगभग 2 घंटा 40 मिनट में 2 घंटा 45 मिनट में पूरा पेपर कर लिया। अब आपको लगता है कि नहीं अब समय बचा है, अब जाकर आप इसका पूरा आंसर लिखो, तो आप ए फूड वेब, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू कर सकते हो, है ना। तो लिखने का ये सही तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि जो ऑप्शन आप लिख रहे हो वो भी लिखो और उस ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है। जैसे मुझे लगता है ए इसका सही आंसर है तो मैंने ए भी लिखा और ए ऑप्शन में जो दिया था वो भी लिखा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई डिफिनीशन वाले क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है। तो डिफिनीशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिफिनीशन तो लिखनी ही है, डिफाइन तो करना ही है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन पूछा है तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपने डिफिनीशन लिख दिया। लेकिन यहां अगर कोई टॉपर जैसा स्टूडेंट होगा उसके दिमाग में आएगा कि इसको और बढ़िया तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसने डिफिनीशन लिखी और डिफिनीशन लिखने के बाद उसने एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना दिया। कैसा डायग्राम? उसने एक फ्लावर बनाया और फ्लावर में ये दिखा दिया कि ये एंथर है, और एक और फ्लावर बनाया, क्लियर, और वहां दिखा दिया ये स्टिग्मा है, और एरो से डायग्राम से दिखा दिया कि इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो जब डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और यहां आपने यहां लिख दिया क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपका एक बच्चा जिसने केवल डिफिनीशन लिखी हो और एक बच्चा
जो डिफिनीशन के साथ साथ एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम भी बना दे, तो आप ही बताइए कि एग्जामिनर किसको अच्छे नंबर देगा, किसकी कॉपी सुंदर लगेगी, किसकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। तो आप खुद ही कहोगे कि ये जिसने डायग्राम बनाया है इस स्टूडेंट को एग्जामिनर जरूर फुल मार्क्स देगा। और इसमें डायग्राम बनाने में कोई ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। मैंने डायग्राम बनाया, कितना समय लगा, हार्डली 10-15 सेकेंड, है ना। कोई बहुत एकदम डिटेल में नहीं डायग्राम बनाना है, लेकिन समझ में आना चाहिए। डायग्राम से ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने जो टॉपिक मुझसे पूछा गया है वो टॉपिक समझ में आ रहा है, कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, डिफरेंट फ्लावर है, हो गया मेरा टॉपिक एक्सप्लेन। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर, अब देखो क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं था कि डायग्राम बनाओ, लेकिन फिर भी हमने बनाया। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, फिर अगर कोई शॉर्ट आंसर है, जैसे ये देखो 2 या 3 नंबर का मान लो क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स। 3 फैक्टर बताने हैं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 3 फैक्टर लिख देगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ वायर, क्लियर। दूसरा क्या लिख देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है। और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी वायर किस मटेरियल का बना है, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट ये लिखेगा, मैक्सिमम बच्चे यही लिखेंगे। फैक्टर पूछा था तो फैक्टर हमने लिख दिया। लेकिन अगर आपको मोर देन 95% लाना या मोर देन 90% लाना है तो अपने आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव कैसे, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से देखी होगी तो इन्हीं चीजों को डायग्राम के फॉर्म में भी आप बना सकते हो। कैसे, जैसे ये रहा वायर, ठीक है, जिस लेंथ की बात की है उस लेंथ को दिखा दो। तो ये रहा वायर की क्या लेंथ L, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कही है उसको दिखा दो, ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्लियर। और जिस मटेरियल ऑफ वायर की बात की गई है वो मटेरियल दिखा दो। और मटेरियल की जो वायर का मटेरियल है वो क्या डिसाइड करता है, रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो इस तरीके से अब आपने फैक्टर भी लिखा और यहां एक डायग्राम भी बना दिया और यहां R इक्वल टू रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया, ये भी फॉर्मूला लिख दिया। इससे क्या हो गया, इससे आपका आंसर और अच्छा हो गया, बहुत अट्रैक्टिव हो गया। अब एग्जामिनर तो मजबूरी हो जाएगा कि वाह क्या आंसर लिखा है, फैक्टर भी लिख दिए, डायग्राम भी बना दिया और फॉर्मूला भी लिख दिया। और फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि ये 3 फैक्टर हो गए, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से क्या डिसाइड होता है, मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी कौन डिसाइड करता है, मटेरियल। तो तीनों फैक्टर आ गए। तो आप ही बताओ किस तरीके से लिखना सही है, ऐसा लिखना सही है ना। तो ये आपको कला सीखनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन का आंसर शीट पे लिखते समय उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये जितने बार आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, धीरे धीरे ये कला आपके अंदर आ जाएगी और बहुत ही फायदेमंद कला है, बहुत फ़ायदा आपको पहुँचाएगी। अब जैसे कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का अप्रोच, अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में आया तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। सब्जेक्टिव में आया तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, न्यूमेरिकल पढ़ते समय पहले अंडरलाइन कर लो। अगर लाइट चैप्टर का है तो लेंस का न्यूमेरिकल है कि मिरर का, तो जैसे यहाँ मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो इससे आपको याद रहेगा, आप गलत फॉर्मूला नहीं लगाओगे। नहीं तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में साइन का डिफरेंस होता है, तो फिर वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने अंडरलाइन कर लिया। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले लिखिए गिवन, यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस होती है, ठीक है। और क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आपने फोकल लेंथ स्मॉल f से लिखते हैं और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, आपने वो लिख दिया +15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है वो हमेशा माइनस में होती है, ये लिख दिया -10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन यानी वी पूछा है तो वी लिख दो ऐसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
यहां से आपको अप्रोच होनी चाहिए, यहां से आपको स्टार्ट करना है कि पहले क्या गिवन है वो लिखिए और जो फाइंड आउट करना है उसको लिखिए। ठीक है, अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फोकल लेंथ और यू का यूज करके हमें वी निकालना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं? तो लेंस है तो लेंस फॉर्मूला। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, अब क्या लिखना है? बाय अप्लाइंग, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो गिवन के बाद आपको क्या लिखना है? जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिए, बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला लिखने के बाद एक बार फॉर्मूले को नीचे लिख दीजिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपने वैल्यू को पुट किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और लास्ट में v की वैल्यू निकाल ली। अब v की जो वैल्यू निकली, यानी जो आपका आंसर आया पोजीशन ऑफ इमेज, उस वैल्यू को एक बॉक्स में क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए और बगल में लिख दीजिए आंसर। क्या लिख दीजिए? आंसर। तो इससे ये समझ में आ जाएगा एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आंसर चेक करता है और फिर वो स्टेप को देखता है और स्टेप की मार्किंग देता है, तब वो डिसाइड करता है कि इसको कितने नंबर देने हैं स्टूडेंट को। तो अगर आपका आंसर सही है तो फिर आपके स्टेप को देखेगा और स्टेप भी सही, आंसर भी सही, फुल में फुल नंबर मिलेगा, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आपने सीधे आंसर लिख दिया, रफ में सॉल्व किया, तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और आपने सारा कैलकुलेशन किया और लास्ट में आंसर गलत लिख दिया तो भी नंबर कट जाएगा। तो एग्जामिनर आपके आंसर को देख ले, क्योंकि कई बच्चे ऐसा लिखते हैं कि इस पूरे सोल्यूशन में आंसर खोजना मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर को। लेकिन अगर आप लास्ट में आंसर को एक डब्बे में बंद कर देंगे, याद रखना डब्बा, तो डब्बे में आंसर को देखना एग्जामिनर के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को एक कॉपी चेक नहीं करनी, बहुत सारी कॉपी चेक करनी। तो इससे आप आंसर को तुरंत बता दोगे कि एग्जामिनर ये देखो मेरा आंसर है, और एग्जामिनर देखेगा सही है, स्टेप देखेगा आपने सही बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किया है, फुल के फुल नंबर देगा। लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उनके कहीं ना कहीं स्टेप के नंबर कट जाते हैं, 5 में 4 ही देगा। तो एक नंबर क्यों काटना? जब हमको फॉर्मूला पता है तो हम एक बार लिख देंगे कि बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, और ये जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये कला आपके अंदर और निखर के आएगी और आप आंसर को बहुत बढ़िया ढंग से आंसर शीट पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही एटीट्यूड आपको रखना है कि हमको आंसर लिखना भी आना चाहिए और आंसर को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, वो भी बढ़िया तरीके से। और इसके में आपको टाइम भी इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट अपना ध्यान रखना है ना, क्योंकि 3 घंटे में आपको आंसर लिखना है, वो भी सही सही, उसमें डायग्राम भी बनाने हैं, कई जगह फ्लो चार्ट बनाना हो सकता है ना। अपने आंसर को समझाने के लिए आपको डायग्राम फ्लो चार्ट जहां बनाना पड़े बनाओ, लेकिन ये सब आपको 3 घंटे के अंदर करना है। और इसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड मेंटेन करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है सैंपल पेपर लगाना। और ये सैंपल पेपर हम आपको लक्ष्य बैच में सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि लक्ष्य बैच में हम कैसे ये पेपर सॉल्व करें। तो लक्ष्य बैच में आपको बस इनरोल होना है, और इनरोल होकर आपको हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर कराए जाएंगे। ये सैंपल पेपर आपको प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है, पीवाईक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, डाउट क्लासेस लिया जा रहा है, आंसर के प्रेजेंटेशन को भी इसमें फिर से सिखाया जा रहा है। क्लियर? तो इतना कुछ मिलना है, बस आपको कोड अप्लाई करना है, कोड अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने कोड अप्लाई कर दिया, और ये बैच आपको अराउंड 810 में आपको ये मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी रहेगी अप टू बोर्ड एग्जाम तक। इसके साथ साथ सैंपल पेपर के अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू की बुक भी हमने बना रखी है। मैं आपको वो दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको अड्डा 24/7 ऐप पर विजिट करना है। ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप में आप कैटेगरी में जाएंगे K12, वहाँ क्लास सेलेक्ट कीजिएगा 10th, तो आपको लक्ष्य बैच के नीचे CBSE बोर्ड क्लास 10th ई बुक का ये ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ अगर आप व्यू ऑल पे जाएंगे
तो देखिए यहाँ PYQ की बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर बुक है ना, PYQ है, उसको PYP लिखा हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बना दिया है, ठीक है। साइंस का है और यहाँ साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है। अब जैसे आपको क्वेश्चन बैंक लेना है तो आप जाइए बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए, जो कोड यहाँ दिख रहा है, और लगभग 254 में आपको साइंस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लक्ष्य बैच लेना है, कि आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेना चाहते हैं। जो आपको बेटर लगे वो आप लीजिए और अपने आंसर प्रेजेंटेशन को और हद से ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इम्प्रूव कीजिए और मोर देन 90% लेकर आइए बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच।